Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 11th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. First of all, let's see कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले we'll talk about Summit for Democracy. Now, पिछले 2 दिनों के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बातें कर रखी है, बट अगेन विल ट्राई टू समराइज ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, जो रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने ये स्टार्ट किया है और इसके अंदर कौन कौन से फिनोमिनाज हैं, मैं इसके बारे में सब कुछ प्रॉपर्टी बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट विकीलीक्स. नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसने ओवर द ईयर्स बहुत सारे स्कैम्स एंड बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी जो वर्ल्ड लेवल पे, उन सबको इसने एक्सपोज करने की कोशिश की है. तो लेकिन जो अभी रिसेंटली जो इसके फाउंडर है जूलियन असांज, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप वगैरह लगाए गए हैं जिसके कारण इनका एक्सट्रेडिशन मांगा जा रहा है यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा. तो हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में. एक्सट्रेडिशन क्या होता है, कौन सी कंट्री किसको एक्सट्रेडाइट कर सकती है, किसको नहीं कर सकती है, एंड एग्जैक्टली विकीलीक का पूरा बैकग्राउंड क्या है. देन विल टॉक अबाउट कि सेडिशन लॉ इंडिया के अंदर कैसे काम करता है, और सेंटर ने रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया है एक प्रपोजल को जो कि आया था टू स्क्रैप द सेडिशन लॉ. सेडिशन जो है हमारे इंडियन पिनल कोड के 124A का जो सेक्शन है, इसके अंदर हमारा सेडिशन के बारे में बात की गई है. और रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑलरेडी अपील चल रहा है जिसके अंदर बोला गया है कि सेडिशन का जो लॉ है उसको स्क्रैप कर देने के लिए, बट सेंटर ने चीज़ को मना कर दिया है. देन विल टॉक अबाउट द नीड फॉर अ सेपरेट सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी एंड द कोर्ट्स. अब जैसा आपको पता है लगातार कोर्ट्स एंड जुडिशरी के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में देखे गए हैं जहाँ पर जुडिशरी यानी कि कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, वायलेंट अटैक्स हुए हैं. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या एक सेपरेट सिक्योरिटी कवर की ज़रूरत है, इसको हम प्रॉपर्टी एनालाइज करेंगे फॉर फ्रॉम प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का स्टेटस प्रोवाइड किया है. तो हम इसके बारे में डिटेल में चेक करेंगे कि एक्जैक्टली क्या इसका प्रोविजन है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज समिट फॉर डेमोक्रेसी. नाउ वी हैव स्टार्टेड अ न्यू मैकेनिज्म जहाँ पर हम हर एक टॉपिक से पहले उसके प्रीलिम्स एंड मेंस का जो भी रेलिवेंस है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, दोनों का आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा. सो व्हेन विल टॉक अबाउट समिट फॉर डेमोक्रेसी, पहले बात तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में क्या पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी क्या है. सेकंड, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल. ये दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके आंसर आपको अभी जो हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर मिल जाएंगे. एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द वेक ऑफ इनोवेशन एंड साइबर इंटेलिजेंस. तो जो साइबर इंटेलिजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव में हमारे डेमोक्रेसी जो है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको क्या क्या न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन कैन बी कि हाउ कैन सोशल मीडिया अंडरमाइन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग रन. जो सोशल मीडिया है, जिसको एक्चुअली फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का एक पार्ट बोला जाता है. देखिए डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, राइट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. इसके अलावा मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर, एंड मीडिया का एक जो न्यू वर्जन है दैट इज सोशल मीडिया. तो द सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. सो हाउ कैन इट इन द लॉन्ग रन ट्राई टू अंडरमाइन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में हमें प्रॉपर्ली बात करनी है. एंड फाइनली वन क्वेश्चन कैन बी कि हाउ क्रिप्टो करेंसीज दे कैन ऑल्सो अंडरमाइन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, बट कैसे. ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि मेन्स परस्पेक्टिव से हम आगे वाले डिस्कशन में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको इसके आंसर्स आगे मिल जाएंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि समिट फॉर डेमोक्रेसी क्या है. देखिए अभी हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है, उन्होंने रिसेंटली अपना स्पीच दिया है इस पर्टिकुलर समिट के अंदर. उसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इंडिया के पास जो रिच हिस्ट्री है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इट इज़ मोर देन 25 ईयर ओल्ड. ठीक है, 2500 से ज़्यादा साल से इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रिपब्लिक्स हो रखी हैं, बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मतलब डेमोक्रेटिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो रखे हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है दैट वी प्रपोज टू शेयर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस. ठीक है, सो हम डिजिटल वेज से इंडिया की जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है उसको लगातार वर्ल्ड के साथ हम शेयर करना चाहते हैं. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जॉइंटली शेपिंग द ग्लोबल नॉर्म्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसीज सो दैट दे आर यूज टू एम्पावर द डेमोक्रेसी और नॉट अंडरमाइन इट. मतलब जो लगातार जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो टेक्नोलॉजीज जो लास्ट डेकेड के अंदर आई है दैट इज सोशल मीडिया, राइट, एंड जो भी लगातार इमर्ज हो रही है दैट इज क्रिप्टो करेंसी. ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हमें यूज़ करना है टू एम्पावर द डेमोक्रेसी, ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे जाकर हमारी इन चीज़ों से हमारी डेमोक्रेसी को खतरा ना स्टार्ट हो जाए. हमें इस डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने से बचाना है और इसको यूज़ करके अपने डेमोक्रेसी को एम्पावर करना है.
देखिए, रिसेंटली जो समिट हुआ है इसके अंदर जो बाइडन ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका नेम है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि यूएसए जो है ओवरऑल मोर देन $400 मिलियन, यानी कि देखिए अराउंड $424.4 मिलियन का एक फंड बना रहा है, जो कि वो यूज़ करेगा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे कि इन पैसों का यूज़ किया जाएगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आने के लिए जो कि हेल्प करेंगे इन फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया। इसके अलावा टू फाइट करप्शन, इसके अलावा टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी एंड फाइनली डिफेंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड लाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज मोर देन $424 मिलियन। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन इज कि हाउ सोशल मीडिया अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिस्टर मोदी ने क्या बोला है, मिस्टर मोदी ने बोला है कि हमें सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी, इन दो चीज़ों को यूज़ करना है ताकि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अंडरमाइन ना करें, मतलब आगे जाकर ये नीचे ना दिखाना स्टार्ट कर दे हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, बट हेल्प करे उसको इंप्रूव करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सोशल मीडिया से डेमोक्रेसी को खतरा क्या है। देखिए, सोशल मीडिया जो है लगातार पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पे काम करती है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का मतलब है वो सही गलत नहीं देखती है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब अगर एक पर्सन है जो कि सोशल मीडिया यूज़ करता है, जिसको भी वो सही मानता है वो उसी चीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। इसे कहते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, जहाँ पर वो राइट या रॉन्ग नहीं देखता है, वो सिंपली उसी पर्सन को प्रमोट करता है जो कि उसके हित में काम कर रहा होता है, फिर जो भी उसके हक में काम कर रहा होता है, विच इज़ ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ विच इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। देखिए, इस चीज़ का कोई घाटा नहीं है वैसे, बट इसका नेगेटिव अगर हम देखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये हेट स्पीच और एक्सट्रीम स्पीच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। देखिए, जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट द पॉइंट इज जो आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप वहाँ पर लगातार ऐसे पोस्ट्स, ऐसे चीज़ें देखेंगे जहाँ पर आपको देखिएगा कि लोग अपने कैंडिडेट को कम सपोर्ट करते हैं, बट सामने वाले कैंडिडेट को गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, राइट। मतलब सामने वाले की वैल्यू को अंडरमाइन किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या होता है, हेट स्पीच और एक्सट्रीम स्पीच जो है, जो डिजिटल स्पेस के अंदर यानी कि सोशल मीडिया के अंदर है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया जो है एक पूरी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। मतलब ऑल्दो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लार्जर स्ट्रक्चर यही है कि सोशल मीडिया भी अनरेगुलेटेड है और बहुत सारे डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में है। देखिए, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये पूरी तरीके से नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, मतलब रेगुलेशन के अंदर नहीं होता है, इसलिए इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नाउ देखिए, सोशल मीडिया ड्यू टू इस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी हैज़ इनेबल्ड सेल्फ सॉर्टिंग एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास वही इन्फॉर्मेशन होता है जो खुद सॉर्ट आउट करता है और खुद वो मतलब देखना पसंद करता है, उसी पर्टिकुलर चीज़ को बार बार उसे दिखाया जाता है। यही इसी सेम एल्गोरिदम पे इंस्टाग्राम काम करता है, इसी एल्गोरिदम पे आपका यूट्यूब काम करता है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब इसी एल्गोरिदम पे काम करते हैं कि जो आप खुद सॉर्ट आउट करते हैं उसी चीज़ को आपको बार बार दिखाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दिस ऑल्सो लीड्स टू द फिनोमिना ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अगर लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जस्ट सपोज कि वहाँ पर दो डिफरेंट पीपल मिलते हैं। मान लीजिए देर इज अ पर्सन ए एंड देर इज अ पर्सन बी। मान लेते हैं दोनों की सेम मतलब सोच है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि दोनों की सेम सोच है एंड बोथ टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म। ठीक है। अगर ए अकेला बात करता है तो एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है, और बी अकेला बात करता है तो वो भी एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है। बट जस्ट थिंक कि अगर ए और बी दोनों साथ में आ जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि दोनों की एक्सट्रीमिज्म की जो वैल्यूज़ है जब साथ में मिलेगी और जब दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा तो इनकी वैल्यू जो ना एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी और वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एज कम्पेयर टू कि जब ए और बी अकेले अकेले थे और जितनी वो बातें करते थे, वो अगर दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उनका जो इंटेंसिटी है बात करने का उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इससे क्या होता है, जब ये लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, दे एंड अप थिंकिंग अ मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ व्हाट दे रियली थॉट बिफोर। मिलने से पहले जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा वो एक्सट्रीम वर्जन सोचना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज़ नॉट इन सिंक विद द एथोस ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, उसके लिए बिल्कुल हित में नहीं है, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो हमारी मेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिबेट, डिसेंट एंड डिस्कशन। यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि जहाँ पर दो अलग अलग व्यूज़ के लोग साथ में आके मिलेंगे, वो डिबेट करेंगे, राइट। दोनों चीज़ों के जो दोनों ही पक्ष हैं, दोनों के ही जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको लिया जाएगा। जो डिसेंट है, डिसेंट का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके अगेंस्ट है तो वो एक्चुअली आपको सही रास्ता दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि आप क्या क्या आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। मतलब कोई गवर्नमेंट है, अगर उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो बेइज्जती कर रहा है। डेमोक्रेसी में इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो गवर्नमेंट को सही रास्ता दिखा रहा है कि आपको ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे काम करना है। तो इस बेसिक ये तो एक डेमोक्रेसी का एक बेड रॉक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, राइट। और थर्ड इज डिस्कशन। डिस्कशन
यहाँ पर 2-3 डिफरेंट पार्टी साथ में मिलकर बात करती हैं, साथ में मिलकर नेशनलिस्ट एजेंडा के लिए बात करती हैं। दिस इज एक्चुअली द मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से इसको हटाने की कोशिश करेंगे देन इसका मतलब ये होगा कि हम डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को है उसको लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सन जो कि देखिए, जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, जैसा जैसा आप लगातार देख रहे हैं, कोई अगर गवर्नमेंट है जो कि पावर में है, बट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर डिसएग्री होगा, मतलब कोई पर्सन उसके हित में नहीं बोलेगा, डिसएग्री होगा, देन ही इज कॉल्ड एज एंटी नेशनल। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती है, सब चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रीज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंप्रूव करने में या फिर डाउन करने में, दोनों में ही सोशल मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नाउ एक केस स्टडी है, हम केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राज़ील में 2019 में एक इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वहाँ पर जायर बोल्सोनारो वो न्यू प्रेसिडेंट चूज़ किए गए थे। नाउ आपको देखना ये है कि जब उनका विक्ट्री हो गया था, मतलब वो जब जीत गए थे, उसके बाद जब उनका एक विक्ट्री रैली जब निकाली जा रही थी, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कुछ सरप्राइजिंग चैंट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, मतलब स्लोगन्स वगैरह बोलने स्टार्ट कर दिए। तो आपको ध्यान रखना है, वो लोग वहाँ पर ना ही इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में चेयर कर रहे थे, ना ही वो इसकी पार्टी के बारे में चेयर कर रहे थे, बट दे वर टॉकिंग, बट दे वर चेयरिंग एंड दे वर येलिंग फेसबुक 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 एंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप। आप समझ रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी पार्टी या फिर अपने कैंडिडेट के बारे में क्या मतलब अपने कैंडिडेट का नाम नहीं चीख रहे थे, ठीक है, उसके बारे में चैंटिंग नहीं कर रहे थे, बट वो फेसबुक फेसबुक एंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप का चैंटिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली वो शो कर रहे थे कि वो उस प्लेटफॉर्म को क्रेडिट कर रहे हैं फॉर द मैंस विक्ट्री। मतलब जायर बोल्सोनारो जब जीते थे तो उनके विक्ट्री के लिए वो व्हाट्सएप और फेसबुक को क्रेडिट कर रहे थे, जहां पर ये बोला जा रहा था कि कुछ ऐसे कंजर्वेटिव प्रो बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसिव डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट किया था व्हाट्सएप पे अगेंस्ट जो भी इनके राइवल्स थे, जायर बोल्सोनारो के जो भी राइवल्स थे, उनके अगेंस्ट में एक एक फेक न्यूज़ का एक बहुत ही बड़ा प्रोपागेंडा स्टार्ट किया गया था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह थी व्हाट्सएप पे फेसबुक के थ्रू, ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिलीज किया गया था जो एक्चुअली सही नहीं थी उनके अगेंस्ट में, मतलब इनके जो राइवल पार्टीज थे उनके अगेंस्ट सही नहीं थी, बट एक्चुअली इट वर्कड और ये पर्सन जीत गए। ठीक है, नाउ ऐसा एक मतलब ऐसा एक ओपिनियन बन गया है कि जो व्हाट्सएप एंड फेसबुक का जो कंट्रीब्यूशन था जायर बोल्सोनारो के जीतने में ब्राजील में, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आगे जाकर इस पर्टिकुलर पर्सन के विक्ट्री में, यानी कि इलेक्शन के अंदर जीतने में एक बहुत बड़ी हेल्प की थी सोशल मीडिया के एक छोटे से प्लेटफॉर्म ने। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है सोशल मीडिया, जहाँ पर वो लोगों के जो भी लोगों का डिसीजन लेने का जो हक है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, जाने अनजाने ये लोगों का डिसीजन को चेंज कर रहा है। और सेकंड टॉपिक जो कि इसी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के अंदर हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, कि हाउ कैन क्रिप्टो करेंसी अंडरमाइन डेमोक्रेसी। देखिए, क्रिप्टोस फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेकुलेटिव प्रोपेंसिटीज है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये किसी भी टाइप के लक पे बेस नहीं होता, ये स्पेकुलेशन पे बेस्ड होता है। मतलब आप अंदाजा लगाते हो कि आपका पर्टिकुलर पैसा जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में उठेगा या कम होगा, राइट? ये एक अंदाजा है, ये एक स्पेकुलेशन है, कोई किसी भी टाइप का गेम नहीं है। पर साथ ही साथ की जो सॉवरेन करेंसीज है उसको भी लगातार अंडरमाइन करता है, मतलब उसकी वैल्यू को कम करता है। जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं, दे आर बीइंग ट्रेडेड एनोनिमसली। इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट इस पर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगेन, डेमोक्रेसी के वैल्यूज के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है जहां पर फुल कंट्रोल लोगों के पास है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास कंट्रोल होता है। यहाँ पर कोई कंट्रोल किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसके अलावा ये जो पैसा है वो एंटी नेशनल एंड इलीगल एक्टिविटीज को फंड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो दैट इज वाई ऑल्सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है और जितना भी क्रिप्टो का मनी है, दे मूव विदाउट एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन। मतलब उसको कोई पर्टिकुलर नेशनल बॉर्डर्स नहीं है जिसके बाहर वो काम नहीं करेगा। जैसे देखिए, इंडियन रुपीज़ है, इंडियन नेशनल रुपीज़ है, INR, वो सिर्फ इंडिया के अंदर काम करता है, कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर काम करता है जो इसको एक्सेप्ट करती है। बट अगर हम बिटकॉइंस की बात करेंगे, बिटकॉइंस वर्क्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंडिया के अंदर भी, USA के अंदर भी, जापान के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, हर एक कंट्री के अंदर बिटकॉइन उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही वैल्यूएबल है। इसका मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसीज किसी भी पर्टिकुलर बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानता है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वली वैल्यूएबल है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी दोनों ही खतरे में आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ जो अभी रिसेंटली समिट हुआ है, जो डेमोक्रेटिक समिट हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले गए हैं जिसको हम डायरेक्टली मेंस के पर्टिकुलर अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ऐसे आता है या फिर कोई भी आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, उस पर्टिकुलर आंसर्स में आप डायरेक्टली इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलोड डिफरेंट पाथ्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, देयर इज सो मच वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और सबने अपने अपने पाथ को चूज किया है। तो हम हर एक कंट्री जो है एक दूसरे से सीख सकती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी
पावरफुल स्टेटमेंट जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट इज वी ऑल नीड टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव आवर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स एंड वी ऑल नीड टू कंटिन्यूअसली enhance inclusion, transparency, human dignity, response, grievance redressal, and finally decentralization of power। ये सारे के सारे दे आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनको हम डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट इट इज ऑल्सो विद द पीपल एंड विद इन द पीपल। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आपको समिट फॉर डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट विकीलीक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विकीलीक्स के बारे में जितना भी प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पहले हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री के रिकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि विकीलीक्स है क्या। ठीक है, सेकंड कि क्या कोई पर्टिकुलर कंट्री अपने खुद के सिटीजन को एक्स्ट्राडाइट कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस बिफोर एक्स्ट्राडाइटिंग एनी फॉरेन नेशनल। अगर एक इंडिया के अंदर कोई और फॉरेन नेशनल पर्सन कोई रह रहा है तो उसको एक्स्ट्राडाइट करने से पहले एग्जैक्टली इंडिया को क्या प्रोसीजर यूज करना होगा। Then the next question is कि कैन अ पर्सन बी एक्स्ट्राडाइट whose केस इज स्टिल ऑनगोइंग। अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए इंडिया या फिर किसी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन का केस चल रहा है और अगर कोई सेकंड कंट्री उस पर्टिकुलर पर्सन के एक्स्ट्राडिशन की मांग करे तो क्या उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड किया जाएगा अगर उसका केस ऑलरेडी चल रहा हो तो। एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डज इंडिया हैज एनी स्पेसिफिक एक्स्ट्राडिशन लॉ। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स। नाउ मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अगर हम तो क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं जैसे कि शुड इंडिया साइन मोर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ पनिशिंग द ऑफेंडर्स हु हैव फ्लेड द कंट्री। डिस्कस, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स एंड न्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करके वो इंडिया से भाग जाते हैं, राइट, दे फ्ली अवे। तो क्या उनको वापस लाने के लिए इंडिया एक अपनी और स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बना सकता है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन कर सकता है ताकि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मतलब इंडिया से अगर छोड़ के भागे भी तो उसको जल्दी से जल्दी वापस कैप्चर कर सके और उसको वापस ला सके। एंड सेकंड क्वेश्चन कैन बी दैट वी हैव टू डिस्कस द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस टू बी फॉलोड एज पर द इंडियन लॉ टू एक्स्ट्राडाइट वन ऑफ इट्स ओन नेशनल्स। ठीक है, इंडिया को अगर अपना मतलब खुद का कोई पर्सन बाहर किसी और कंट्री से एक्स्ट्राडाइट कराना, जैसे फॉर सपोज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं विजय माल्या, अगर वो यूके के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अगर वहां से हमें लेकर आना है तो एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दी आर द टू क्वेश्चन जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि विकीलीक्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल विकीलीक इज अ विसल ब्लोइंग प्लेटफॉर्म। विसल ब्लोइंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो बहुत सारे झूठ को या फिर कोई भी ऐसा चीज जो छुप के रखा हुआ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनका पर्दाफाश करता है, जो कि जूलियन असांज नाम के एक पर्सन ने फाउंड किया था। नाउ ही इज द पर्सन जूलियन असांज। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू ऑब्टेन एंड डिसेमिनेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा थे जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट छुपा के रखती थी। तो ये क्या करता है, ये विकीलीक्स जो है इसने कुछ एनोनिमस सोर्सेस एंड एनोनिमस लीकर्स वगैरह की हेल्प लेकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने में ये रहा था सक्सेसफुल। ठीक है, 2010 में अप्रैल में ये विकीलीक्स जो था उसने एक फुटेज, मर्डर फुटेज यानी कि वीडियो फुटेज उसने रिलीज की थी, जिसके अंदर 12 जुलाई 2007 को एक बगदाद एयर स्ट्राइक हुआ था, जिसके अंदर यूएसए ने इराक के अंदर एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें बहुत सारे इराक के जर्नलिस्ट मारे गए थे। नाउ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का वीडियो फुटेज जो था वो विकीलीक्स के हाथ लग गया, उन्होंने इस चीज़ को रिलीज कर दिया और इसी के बाद एक्चुअली विकीलीक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर भी विकीलीक्स के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया था कि इसने बहुत सारे ऐसे ईमेल्स और बहुत डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिलीज कर दिए थे जो कि हिलरी क्लिंटन जो हैं, जो कि उस टाइम ट्रंप की जो मेन मतलब वो थी ओपोनेंट थी, उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था और उसके कारण जो हिलरी क्लिंटन है वो पर्टिकुलर इलेक्शन हार गई थी। तो यूएस की इंटेलिजेंस है, इट सेज दैट द लीक्ड ईमेल्स, ये जो लीक्ड ईमेल्स थे, दे हैव बीन हैक्ड बाय रशिया। बट विकीलीक्स ने मना कर दिया था, ऑब्वियसली वो मना ही कर देगा बिकॉज उसके सारे सोर्सेज होते हैं एनोनिमस, वो डायरेक्टली नाम किसी का नहीं लेके बता सकता है कि किसने हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन उसने देने से मना कर दिया। नाउ मिस्टर असान जो है ही वॉज ऑल्सो फेसिंग चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कंप्यूटर्स। देखिए यूएस आर्मी इंटेलिजेंस की एक ऑफिसर थी चल्सा मैनिंग, इन्होंने उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह फीड किए थे। ठीक है, विकीलीक्स को फीड किए थे, उसके कारण बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थे जो कि यूएस की आर्मी और यूएस की इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन थे जो कि विकीलीक्स लगातार रिलीज कर रहा था, उसके पास वो न्यूज आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए यूएसए जो है उसको लगातार एक्स्ट्राडाइट कर रहा है बिकॉज यूएसए चाहता है कि उसको अपने लॉ के अंदर लाकर उसको प्रॉपर्ली पनिशमेंट दिया जाए बिकॉज उसने मतलब मिस्टर असान जो है इन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर दी थी जो कि एक्चुअली यूएस इंटेलिजेंस और यूएस मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लीक होने के बाद यूएसए लगातार डिफरेंट कंट्रीज को बोल रहा है कि मुझे मिस्टर असांज को दे दो, मतलब एक्स्ट्राडाइट करने की बात कर रहा है, ताकि जब वो यूएसए पहुंचेंगे तो उसको यूएसए के लॉ के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्ली पनिशमेंट दिया जाएगा। नाउ 2012 में देखिए, इसके अलावा 2012 में जो स्वीडन की अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार मिस्टर असांज की डिमांड कर रही है बिकॉज ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि इनके अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट, मिस्टर असांज के अगेंस्ट एक तो यहाँ पर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा एक सेक्सुअल असॉल्ट का इन्वेस्टिगेशन भी है जो 2 वुमेन्स ने मिलकर किया था इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसके लिए स्वीडन लगातार इनकी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। नाउ स्वीडन में इनको ना जाना पड़े, मतलब उनको एक्स्ट्राडिशन ना हो, इसलिए ये क्या किया, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये एक्वाडोर गए। ठीक है, इक्वाडोर के अंदर वहाँ पे लंदन की एम्बेसी के अंदर जाकर ये छुप गया, मतलब 2012 के अंदर ही। ठीक है, स्वीडन ने फाइनली 2017 के अंदर ये चार्जेस, जो सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे, उसको हटा दिया। ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन मिस्टर असांज ने बहुत सारे रूल्स वगैरह ब्रेक कर दिए जो कि उसके ओरिजिनल मतलब बेल के रिकॉर्ड्स थे, जो रूल्स थे उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा माना जाता है कि यूएस एंड यूके की अथॉरिटी को वो पिछले 7 साल से लगातार वो कर रहे हैं, मतलब एल्यूड कर रहे हैं, मतलब छुप के बैठे हुए हैं और उसके हाथों में नहीं आ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फाइनली अपनी कंट्री का असाइलम हटा लिया। जैसा हम देख सकते हैं, अभी तक वो इक्वाडोर के एम्बेसी में जाकर छुप के बैठे हुए थे, बट फाइनली इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने क्या हुआ, 2017 के अंदर जाके असाइलम हटा लिया। असाइलम मतलब उनकी जो हेल्प कर रहे थे, मिस्टर असांज की जो हेल्प कर रहे थे, फाइनली इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने वो हेल्प करने से मना कर दी। इससे क्या हुआ, असाइलम वॉज विड्रॉन आफ्टर रिपीटेड वायलेशंस टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड डेली लाइफ प्रोटोकॉल्स बाय असांज। असांज जो थे, देखिए, ऑल्दो वो एक असाइलम के अंदर रह रहे थे, मतलब पॉलिटिकल एक प्रिजनर की तरह रह रहे थे, ऑलरेडी छुप के बैठे हुए थे, पर इसके बावजूद वो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को लगातार डेली बेसिस पे तोड़ते जा रहे थे। इस पर्टिकुलर रीजन के कारण इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने इस असाइलम को हटा लिया था। नाउ इसके बाद क्या हुआ, जब हटाने के बाद जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लिया। अब क्या है, यूएसए लगातार यूके से लगातार डील कर रहा है और ट्रेड कर रहा है कि मिस्टर असांज को आप एक्स्ट्राडाइट करके यूएसए भेज दो। ठीक है, तो रिसेंट न्यूज़ यही है कि जो यूके की कोर्ट है उसने रिसेंटली ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बोला है कि अगर मिस्टर असांज के ऊपर सारे के सारे चार्जेस अगर हो गए हैं, मतलब कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसको यूएसए सेंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया उसको वो करने के लिए। now समझते हैं एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स्ट्राडिशन इज अ प्रोसेस बाय विच वन स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन है, ठीक है, वन नेशन अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर, मतलब कोई और नेशन अगर किसी और नेशन को, मतलब अगर कंट्री ए कंट्री बी से रिक्वेस्ट करे कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी कंट्री के अंदर छुप के बैठा हुआ है, तो आप मुझे दे दो, तो दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन स्टेट एंड वन नेशन अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ अ पर्सन फॉर ट्रायल or a crime punishable by the laws of the requesting state and committed outside the state of refugee। ठीक है, जिस स्टेट के अंदर वो रिफ्यूजी ले रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर उस बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया है, बट जो रिक्वेस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्स्ट्राडिशन, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसने कोई ना कोई क्राइम कर रखा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम विजय माल्या के केस लेते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया यहाँ पर रिक्वेस्टिंग कंट्री है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एक्स्ट्राडिशन चाहिए। रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, यूके से, तो यूके यहाँ पर होस्ट कंट्री हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यूके यहाँ पर रिफ्यूजी कंट्री यानी कि होस्ट कंट्री है, इसे हम रिफ्यूजी कंट्री बोल सकते हैं। अब यहाँ पर विजय माल्या ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब इंडिया जो है लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है यूके से कि हमें एक्स्ट्राडिशन मतलब करना है विजय माल्या का, मतलब विजय माल्या को यहाँ लेकर आना है। उसके लिए क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्टिंग कंट्री कौन हो गई, इंडिया, और जो मेन जो होस्ट कंट्री है वो है यूके। तो अब आई होप आप समझ आएंगे कि यहाँ पर एक स्टेट यानी कि इंडिया जो है फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है यूके को कि आप हमें विजय माल्या को दे दो। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एक्स्ट्राडिशन। नाउ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज डिफाइंड एक्स्ट्राडिशन एज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर ऑफ दोज, मतलब उन पर्सन्स का whom it is desired to deal for the crimes of which they have been accused or convicted and are justifiable in the court of the other state। जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसका बुलाया जा रहा है, मतलब जिस कंट्री से रिक्वेस्ट जा रही है, उस कंट्री के अंदर कोई ऐसा लॉ है जिसको उस पर्टिकुलर पर्सन ने ब्रेक किया है, उसी चीज़ के लिए प्रॉपर पनिशमेंट के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया जा रहा है। ठीक है, यही एक्चुअली एक्स्ट्राडिशन होता है। नाउ जो ये पर्सन होते हैं जिनका एक्स्ट्राडिशन किया जाता है, दे इंक्लूड दोज हु आर चार्ज विद अ क्राइम बट नॉट येट ट्राइड, मतलब उनके ऊपर अभी चार्जेस तो लगे हुए हैं कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, बट अभी तक उनका ट्रायल नहीं हुआ, मतलब अभी तक उनका वो पर्टिकुलर चीज़ प्रूव नहीं हुआ, इसलिए उनको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आओगे तो आपके ऊपर प्रॉपर केस चलेगा। ठीक है, अगर प्रूव होगा तो उसके बाद ही हम आपके ऊपर सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स है वगैरह फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गया हो कि एक्स्ट्राडिशन एक्जैक्टली क्या होता है। नाउ इंडिया के अंदर की बात करें, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक लॉ प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्राडिशन को इफेक्ट करता है। नाउ दिस लॉ इज कॉल्ड एज इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962।
ठीक है। नाउ दिस इज बोथ फॉर एक्स्ट्राडिटिंग पर्सन टू इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई पर्सन अगर इंडिया के अंदर मतलब किसी और कंट्री से आकर इंडिया के अंदर एक्स्ट्राडाइट होगा तो भी यही पर्टिकुलर लॉ फॉलो होता है, और इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन ऐसा जो छुप के बैठा हुआ है और कोई और कंट्री उसके बारे में डिमांड कर रही है तो भी अगर उसको साइन किया जाएगा तो वो भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि इंडिया के अंदर सेम एक्ट है जो कि दोनों ही चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। नाउ द बेसिस फॉर द एक्स्ट्राडिशन शुड बी अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री, जो भी कंट्री जो रिक्वेस्ट कर रही है या फिर जिस पे कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है, इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एटलीस्ट एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होनी चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोटोकॉल है फॉलो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। प्रेजेंटली इंडिया मोर देन 40 कंट्री के साथ ऑलरेडी एक ट्रीटी साइन कर चुका है और 11 कंट्री के साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन कर चुका है, ठीक है। तो ट्रीटी साइन कर चुका है, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा केस आया तो हम आपके साथ एक एक अग्रीमेंट साइन करेंगे और उसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने यहाँ बुला लेंगे। और 11 कंट्री के साथ जो अग्रीमेंट साइन कर रखा है, इसका मतलब है कि 11 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन बाहर जा चुका है और उसको बुलाने के लिए इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इंडिया के अंदर देखते हैं, इंडिया के अंदर कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इन सारे एक्स्ट्राडिशन के लिए। दिस इज consular, passport and visa division of the Ministry of External Affairs. Now this is very very important from prelims point of view. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो फाइनल एंड नोडल एजेंसी है जो कि फाइनली डिसाइड करेगी कि जो एक्स्ट्राडिशन का कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है उसको कैसे फॉलो करना है और कैसे मतलब किस पर्टिकुलर डेट को सारा कुछ कंप्लीट करना है। दैट एंटायर थिंग गोज टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये करता है, दैट इज कॉन्सुलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन। आई होप आपको ये हमेशा याद रहेगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन कैन बी इनिशिएटेड इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि या तो अभी कन्विक्टेड है या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर अंडर ट्रायल है, मतलब उसको अभी ट्रायल चल रहा है, उसका भी कोर्ट में केस स्टार्ट हुआ है, इन तीनों ही बेसिस में आपका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसको पर्टिकुलर पर्सन का केस अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का केस सुनवाई स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बीच में भी उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है अगर कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट का जो जज है उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर्सन का एक्स्ट्राडिशन करना सही होगा या फिर जरूरी होगा तो उसका एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो द नेक्स्ट चीज़ इज कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी एक्स्ट्राडिशन होगा तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको लगातार फॉलो किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्स्ट्राडिशन अप्लाइज ओनली टू सच ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड इन द ट्रीटी। जब ट्रीटी साइन किया जाएगा दो कंट्री के बीच में, उसके अंदर जो जो ग्राउंड्स मेंशन्ड होंगे उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन होगा तो उसको ही एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। सेकंड इज इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब होता है कि देखिए जैसे हमने इंडिया और यूके की बात की, अब विजय माल्या जो है उसने अगर कोई पर्टिकुलर फ्रॉड कर रखा है इंडिया के अंदर, जैसे सपोज फाइनेंशियल फ्रॉड कर रखा है इसने, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड। अब देखिए जिस पर्टिकुलर मतलब क्राइम के लिए इंडिया डिमांड कर रहा है विजय माल्या की यूके से, वो पर्टिकुलर क्राइम इंडिया और यूके दोनों के अंदर ही क्रिमिनलिटी माना जाना चाहिए, मतलब दोनों के अंदर ही वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे सपोज कि मान लीजिए कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ है जो कि किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। जैसे सपोज कि काऊ, ठीक है, काऊ को मारना इंडिया के अंदर एक मतलब अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन काऊ को मार के यूके में जाके बैठ जाए तो वहां पर इंडिया यूके से डिमांड नहीं कर सकता बिकॉज यूके के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि काऊ को मारना अपराध है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि फाइनेंशियल फ्रॉड एक ऐसा चीज़ है जो कि इंडिया और यूके दोनों के अंदर ये लॉ जो है गलत है, इसलिए इंडिया इसकी डिमांड कर सकता है। बट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक कंट्री के अंदर गुनाह है बट किसी और कंट्री के अंदर गुनाह नहीं है तो उसके लिए डिमांड नहीं किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है डुअल क्रिमिनलिटी क्या होती है। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट द रिक्वेस्टेड कंट्री, मतलब जिस कंट्री से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्राइमा फेशिया केस मेड अगेंस्ट द ऑफेंडर। जैसे यूके से हम डिमांड कर रहे हैं तो यूके जो यहाँ पर रिक्वेस्टेड कंट्री है तो वहां पर वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि विजय माल्या के अगेंस्ट जो भी जितने भी प्राइमा फेशिया है, मतलब जितने भी एविडेंसेस है सबके सब उसके अगेंस्ट है, मतलब ऐसा ना हो कि किसी आप इनोसेंट पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट द एक्स्ट्राडिशन शुड बी मेड ओनली फॉर द ऑफेंसेस फॉर विच एक्स्ट्राडिशन वाज रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर ऐसा ना हो कि आपने अगर मर्डर के लिए किसी को एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो बट उसको एक्चुअली मर्डर मतलब उसने कभी कमिट ही नहीं किया, उसने गलती कोई और कर रखी है, राइट। तो आप एक्स्ट्राडिशन उसी चीज के लिए कर सकते हो जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फैक्ट है। एंड फाइनल प्रिंसिपल इज दैट द अक्यूज्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ फेयर ट्रायल। नाउ जिस कंट्री के अंदर वो एक्स्ट्राडाइट होकर जाएगा वहां पर उसको एक प्रॉपर फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एंड जितना भी कंसेप्ट था ये सारा का सारा प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट विल बी सेडिशन लॉ। नाउ हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर सेक्शन 124A है।
वो बात करता है सेडिशन के बारे में, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में चेक करेंगे। उससे पहले न्यूज़ ये है कि सेंटर ने भी मना कर दिया है, इट हैज़ रिजेक्टेड अ प्रपोजल टू स्क्रैप दिस पर्टिकुलर लॉ। सेडिशन लॉ को मना मतलब खत्म करने से मना कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसने सेडिशन के लॉज लेकर आई थी। सेकंड, क्या इंडिया के अंदर अभी सेडिशन के लॉज आ गए हैं, अगर आए हैं तो कब स्टार्ट हुए थे एंड किसने स्टार्ट किए थे। थर्ड क्वेश्चन इज सेडिशन पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कि हु आर द फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया जिनको सेडिशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था, फिर अरेस्ट किया गया था। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हाई सेडिशन कैन बी अ स्टेप इन वीकनिंग द थ्रेड्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया, डिस्कस। Second question can be, should acts like sedition be promoted in democracies like India to curtail the voices against government? Give arguments. ठीक है, कि क्या इंडिया के अंदर जो सेडिशन के तरह कुछ एक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी आवाज़ जो उठती रहती है उसको बंद कर सकें हम किसी तरीके से। एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी द डिस्कस पॉइंट्स इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट द इम्पोजिशन एंड प्रिवलेंस ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी ऑन जर्नलिस्ट इन रिसेंट टाइम्स। और जैसा आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस वगैरह लगाए जाते हैं जो कि सेडिशन के अगेंस्ट लगाए जाते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए हम क्या क्या प्रोविजंस कर सकते हैं, इसके सारे के सारे आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करना है इन क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिसेंटली मना कर दिया। उसने बोला है कि हम किसी भी टाइप का चेंजेस करने की नहीं सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, सेडिशन के अंदर। नाउ जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब सेक्शन 124A जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है एडजुडिकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी केस ऐसे जा चुका है जो कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी कर रहा है कि क्या जो सेक्शन 124A है यानी कि जो सेडिशन का केस है वो सही है या गलत है। इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली वो स्टडी कर रहा है। थर्ड इज कि देखिए सेडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। अब तो जो क्वेश्चन था पहला कि कौन से कंट्री ने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो उसका आंसर है कि इंग्लैंड ने उसको सबसे पहले स्टार्ट किया था। एंड इट वाज बिलीव दैट ओनली द गुड ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वहां पर जो रूल कर रही है उसके बारे में सिर्फ अच्छे ओपिनियंस लोगों के अंदर होने चाहिए, बुरे ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। तो इस चीज के लिए वो सेडिशन का एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। नाउ दिस लॉ वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1873 बाय थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले जो थे उन्होंने सबसे पहले ये सेडिशन का एक्ट लेकर आए थे, लेकिन वो 1860 के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर जो इंडियन पिनल कोड बना था ना उसके अंदर ये इनेक्ट नहीं किया गया था। आपको ध्यान रखना है जो हमारा ओरिजिनल इंडियन पिनल कोड है वो 1860 के अंदर बनाया गया था, बट उसके अंदर ये सेडिशन का एक्ट नहीं था। सो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि सेडिशन हमारे ओरिजिनल आईपीसी के अंदर नहीं था, उसको अमेंड करके डाला गया है। यानी कि ओरिजिनल जो बनाया गया था उसके अंदर ऐसा लगा था कि सेडिशन की जरूरत नहीं है, पर बाद में उसको ऐड कर दिया गया था। नाउ सेक्शन 124A जो है उसको 10 साल के बाद यानी कि 1860 के 10 साल के बाद यानी कि 1870 में फाइनली उसको इंक्लूड किया गया इन द आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर बाय एन अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट किया गया जो कि किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, ठीक है। तो सर मैकॉले जो थे वो इस आईपीसी को लेकर आए थे। जैसा हमें पता है जितना भी पुलिस रिफॉर्म्स हुआ है सबके सब सर मैकॉले ने किया है, लेकिन जब वो लेकर आए थे उस टाइम उन्होंने सेडिशन को इंक्लूड नहीं किया था आईपीसी के अंदर। 10 साल के बाद 1870 के अंदर सर जेम्स स्टीफन नाम के एक पर्सन आते हैं, उन्होंने इस सेडिशन को इंक्लूड कर दिया। जब उनको ऐसा लगा कि फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं या फिर जिनको चुप कराना जरूरी है, उनको मतलब रोकने के लिए गलत मीन्स का यूज़ करने के लिए वो मतलब एक गलत तरीके से वो सेडिशन का एक्ट लेकर आए। नाउ इट वाज वन ऑफ द मेनी ड्रैकोनियन लॉज। ये एक ऐसे ड्रेडफुल लॉज थे जिससे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रोकने की कोशिश की गई थी, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ दोज एक्ट्स। अब देखते हैं कौन कौन से सेडिशन ट्रायल्स हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट जो 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुके थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिसको इसके अंदर गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे और सबसे जो फर्स्ट थे दैट वाज जोगिंदर चंद्र बोस, जेसी बोस, जो कि 1891 में इनको गिरफ्तार किया गया था। नाउ जेसी बोस जो थे ही वॉज एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर कॉल्ड एज बंगोबासी, ठीक है। बंगोबासी एक न्यूज़पेपर था, उसके ये एडिटर हुआ करते थे जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मतलब जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था द एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट बिल को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जो कि ऐसा इन्होंने बोला था कि इट पोजेस अ थ्रेट टू द रिलीजन एंड फॉर इट्स कोअर्सिव रिलेशनशिप विद द इंडियंस, ठीक है। इस चीज़ के लिए उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज और मोस्ट नोन केसेज जो सेडिशन के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया था दैट वाज तिलक एंड गांधी, महात्मा गांधी, और इनको 1922 के अंदर गिरफ्तार किया गया था अंडर दिस सेडिशन एक्ट।
ना जो महात्मा गांधी थे, ही वॉज चार्ज अलॉन्ग विद शंकर लाल बांकर, ठीक है, आपको उनका नेम ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि जिन्होंने एक्चुअली यंग इंडिया स्टार्ट किया था। आपको जैसा पता है महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया के अंदर लिखा करते थे, राइट। महात्मा गांधी वॉज राइटर इन दिस पर्टिकुलर मैगजीन, यानी कि ये मैगजीन है, न्यूज़पेपर जो था यंग इंडिया, इसके अंदर वो लिखते थे। बट इस यंग इंडिया के साथ में, मतलब महात्मा गांधी के साथ में शंकर लाल बांकर नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे जो कि गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए थे और गवर्नमेंट की रूल्स के अगेंस्ट थे, इसलिए उनको सेडिशन के एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। आई होप आपको जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे कौन कौन इनमें गिरफ्तार हुआ था, आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। नाउ जो हमारा अभी का सेडिशन एक्ट है वो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। वो डिफाइन करता है सेडिशन को एज एनी ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जब कोई पर्सन बाय वर्ड्स, ठीक है, जो या तो लिखे या फिर बोले, मतलब कोई वैसा पर्सन जो कि या तो बोल रहा है कुछ या फिर लिख रहा है, और बाय साइंस या फिर कुछ साइन भी ऐसा कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके का वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी तरीके से कुछ शो करने की कोशिश कर रहा है, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, या तो कुछ करता है या फिर करने की कोशिश करता है, हेट्रेड और कंटेम्प्ट, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। मतलब बाय लॉ जो हमने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया है, बाय इलेक्शन, बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया है, उसके अगेंस्ट कोई भी पर्सन अगर वर्ड से या फिर रिटर्न वर्ड, मतलब कुछ भी लिखकर या फिर कुछ भी बोलकर या फिर किसी भी तरीके का विजिबल रिप्रेजेंटेशन से अगर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वैल्यू को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट सेडिशन का लॉ मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेडिशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पर जो आप डिसअफेक्शन वर्ड देखना है, ठीक है, इट एक्साइट्स डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन के अंदर यहाँ पर दो न्यू टर्म्स को ऐड किया गया लेटर ऑन, जिसके अंदर एक था डिसलॉयल्टी और सेकंड था ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, ठीक है, यानी कि दुश्मनी या डिसलॉयल्टी, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट से डिसलॉयल होता है या फिर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट एनमिटी शो करता है, तो उसको भी सेडिशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा बट कुछ ऐसे कमेंट्स जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर टाइप का हेट्रेड को फैलाने की कोशिश नहीं की गई है, मतलब कोई द्वेष भावना किसी अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर फैलाया नहीं जा रहा है, या फिर कोई कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन शो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कमेंट है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो उसे मतलब सेडिशन नहीं माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कमेंट जो कि मतलब है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट वो किसी भी तरीके का हेट्रेड नहीं फैला रहा है, तो वो एक सेडिशन का एक्ट नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपको ध्यान रखना है, सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कोई किसी पर्सन को अगर सेडिशन के अंदर वो किया गया है, अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसको जल्दी बेल नहीं मिलेगी। पनिशमेंट जो है इट इज़ फ्रॉम 3 years टू लाइफ टर्म, मतलब 3 साल से लेकर पूरी उम्र कैद तक उसको पनिशमेंट मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। और फाइनली उसके ऊपर कुछ फाइन्स भी लगाए सकते हैं, मतलब जेल तो होगा ही, साथ में कुछ फाइन्स भी लगा सकते हैं। अ पर्सन हु इज चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। कोई भी पर्टिकुलर ऐसा पर्सन जो कि अगर जिसके ऊपर सेडिशन के केसेस लग जाएंगे, उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। एंड दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, यानी कि वो किसी और कंट्री में भी जा नहीं सकते हैं, कभी भी उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब उसको पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया जाएगा या फिर कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा, उसको वहां जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन सपोर्ट ऑफ सेक्शन 124, यानी कि सेडिशन के फेवर में हम क्या क्या स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं मेंस के आंसर में। ये आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंटी नेशनल या फिर कोई भी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, सबको रोकने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, राइट। बिकॉज कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन, कोई टेररिस्ट वगैरह है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ बोलेगा, तो उसको डायरेक्टली रोका जा सकता है सेडिशन एक्ट के अंदर। सेकंड इज इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑपोजिशन पार्टी या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो कि एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी को पावर में नहीं देखना चाहती है, उसको ओवरथ्रो करने की अगर कोई कोशिश करता है बाय वायलेंस या फिर कोई इलीगल मीन से, तो उसके अगेंस्ट सेडिशन के केसेस लगा सकते हैं और उसको रोका जा सकता है। थर्ड इज इट इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट्स पीनल एक्शन। देखिए, हमें जैसा पता है कि अगर कोर्ट का अगर हम कंटेम्प्ट करेंगे, मतलब कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो उसके अगेंस्ट तो हमें पीनल एक्शन मिल जाएगा। बट एक्चुअली अगर हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, तो कोई भी हमारे अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन नहीं लग सकता है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट है सेक्शन 124A। अगर हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर हमारे अगेंस्ट ये पर्टिकुलर एक्ट लग सकता है। नेक्स्ट इज मैनी डिस्ट्रिक्ट इन मैनी डिफरेंट स्टेट्स दे फेस्ड जो नक्सलिज्म है, मॉइज्म है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बहुत एरियाज में। वहाँ पर रेबल ग्रुप्स है बहुत सारे, जो कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो हमारी एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और साथ ही उन्होंने अपना खुद का गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ओपनली एडवोकेट करते रहते हैं कि वो ओवरथ्रो कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट को, राइट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर सेडिशन का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली उनको रोक सकता है। बट हमें देखते हैं कि क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं विच आर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन 124A। ये भी अगेन मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ हियर विल टॉक अबाउट कि सेक्शन 124A, देखिए ऑल्दो ये बहुत चीज़ें बचाता है बट ये कॉलोनियल लेगेसी का है, मतलब ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया की इंडियंस की वॉइस को डिसेंट करने के लिए, रोकने के लिए। हम यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पर किसी की बातों को रोकते नहीं। प्लस ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, राइट? अगर हम किसी की बातों को रोकना स्टार्ट कर देंगे तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होंगी, राइट? तो इसीलिए हमें सेक्शन 124A को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा हमने अभी बात की कि डेमोक्रेसी का डिसेंट और क्रिटिसिज्म बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही वो चीज़ है जो एक्चुअली एक डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाती है और इंप्रूव करने की हेल्प करती है, इंप्रूव करने में हेल्प करती है, राइट? अगर हम उसकी पूरी की मतलब बातों को सुनेंगे ही नहीं, किसी ऑपोजिशन की बातों को, अगर हम उसके डिसेंट को मतलब यूज नहीं करेंगे टू इंप्रूव आवरसेल्व्स, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए। थर्ड इज कि डेमोक्रेसी का एक जो फंडामेंटल आइडिया है, इट इंक्लूड्स राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्रिटिसाइज एंड राइट टू चेंज रूलर्स। यही तो एक्चुअली कोई पर्टिकुलर पर्सन करना चाह रहा है ना, इसी के अगेंस्ट अगर हम सेडिशन लगा देंगे, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, कंडेम नहीं कर पाएगा, तो एक्चुअली वैल्यू क्या हुआ उस डेमोक्रेटिक पर्टिकुलर कंट्री का, उस डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इस सेडिशन के एक्ट को लेकर आए थे, उन्होंने खुद भी अपने कंट्री के अंदर इसको एबॉलिश कर दिया है। तो इंडिया जिसने इस चीज़ को बोरो किया था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, हम इसे क्यों नहीं अभी हटा सकते हैं, ठीक है? हमें भी इसे जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि डू वी नीड अ सेपरेट सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट आवर कोर्ट्स एंड जुडिशरी? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमें पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ऑल द की प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी हम तभी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो कोर्ट्स हैं और जितने भी जजेस वगैरह हैं वो लोग बिल्कुल बिना किसी पार्शियलिटी या फिर बिना किसी डर के, फियर के वो अपना काम कर सके, राइट? तो इस चीज़ के लिए जो उनका इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो क्या मेन प्रोविजंस हैं जो कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड इज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जजेस, एग्जैक्टली कौन है? नेक्स्ट इज सब्जेक्ट ऑफ पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट इन 7th शेड्यूल? फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, मतलब सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, किसके अंदर ये आता है, ठीक है? दिस थिंग। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री? ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या है आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार बात की है। नाउ मेंस के अंदर इसकी क्या टॉपिक्स बन सकते हैं? फर्स्ट कैन बी दैट डिस्कस द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख पाते हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नाउ कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है उनको ये बोला है कि आपको पीरियोडिकल रिव्यू लेना है ऑफ ऑल द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो कि कोर्ट या फिर जुडिशरी के आसपास हैं, स्पेशली जितने भी गैजेट्स वगैरह लगाए गए हैं, जो कि सीसीटीवी कैमराज एंड डिफरेंट चीज़ें हैं, और जितने भी पर्सनल यानी कि जो पुलिस के पर्सनल वगैरह हैं उन सबको प्रॉपर्ली आपको चेक करते रहना है। नाउ 9 दिसंबर को क्या हुआ था अभी रिसेंटली, एक रोहिणी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ पर एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन हुआ था कोर्ट के अंदर हुआ था, जिसके कारण एक पर्सन इंजर्ड हो गया था। तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेन चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि आपको पीरियोडिकल रिव्यू करना है। तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जुडिशरी या फिर कोर्ट के लिए सिक्योरिटी का मैटर, और क्या उनके लिए एक अलग सिक्योरिटी पर्सनल होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्स होना चाहिए। देखिए एक रिसेंटली एक हियरिंग हुई थी, उसके अंदर यूनियन जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक बैठक की थी। उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट को या फिर किसी भी कोर्ट को डायरेक्टली सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली कोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? देखिए हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबके अंदर जो सिक्योरिटी है वो अलग अलग है, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट? किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है इन कोर्ट्स, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कम है। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, इन एरियाज को देखेंगे जहाँ पर नक्सलिज्म वगैरह काफ़ी है, अगर आप इन एरियाज को देखेंगे तो यहाँ पर जो कोर्ट्स है ना हैं या फिर जजेस वगैरह हैं, जुडिशरी है, उन पर काफ़ी हमले होते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? तो यहाँ पर लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में सिक्योरिटी की जरूरत कम है, इसलिए स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। इसलिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से इक्विप्ड है ताकि वो बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है इन सब चीज़ों को। एंड थर्ड इज की जो पुलिस है और जो पब्लिक का जो सेफ्टी है, इट कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसके लिस्ट 2 के अंदर आता है, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो एक्चुअली ये स्टेट को संभालने की जरूरत है, सेंटर उसको संभालने का मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है दोनों ही लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल के अंदर आता है, यानी कि दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है? हाउएवर लेकिन इस चीज़ को, इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट को प्रॉपर्ली इंप्रूव करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम
होम अफेयर्स ने इसने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू की हैं। समझते हैं क्या गाइडलाइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब एक बनाया जाएगा एक प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप, पीआरजी, यानी कि प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप बनाया जाएगा। और इस पीआरजी के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो बाकियों से, मतलब बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस से लेकर बनाए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट के स्पेशल ब्रांचेस हैं वहाँ से बंदे लिए जाएंगे, इंटेलिजेंस से बंदे लिए जाएंगे, और जो होम डिपार्टमेंट है, स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है, वहाँ से कुछ पर्सन लिए जाएंगे, और इन सबको मिलाकर एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप बनाया जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप है, इट विल अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू, मतलब टाइम टू टाइम हर 6 महीने वो रिव्यू करता रहेगा ऑल द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स और जितने भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और जो वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं उन सबका जो सिक्योरिटी वगैरह है उनको प्रॉपर्ली पीरियोडिकली रिव्यू करता रहेगा। नाउ जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उन हर एक हाई कोर्ट के अंदर एक रजिस्ट्रार जनरल होता है। वो जितने भी रजिस्ट्रार जनरल हैं उन सबको भी इस पीआरजी के अंदर इनवाइट किया जाएगा, ताकि टाइम टू टाइम जितने भी डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं उसके अंदर ये रजिस्ट्रार जनरल जो है प्रॉपर्ली उसके अंदर इंक्लूड हो सके और बातचीत कर सके और सुन सके, समझ सके कि एग्जैक्टली क्या क्या फिनोमिनास वगैरह, क्या डिफरेंट प्रोसीजर स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिस पीआरजी विल ऑल्सो अप्रूव द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जज को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के लिए, और कैसे कैसे क्या क्या मैकेनिज्म्स बना सकते हैं, इन सबके लिए भी पीआरजी प्रॉपर्ली सजेस्ट करेगा। जुडिशरी के लिए इंडिपेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ देखिए, आपको समझना है कि ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, और जुडिशरी हमारा पिलर है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो जाएगी तो हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो ओवर टाइम वो अंडरमाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो जो जुडिशरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट जस्टिस इज डन। किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर जस्टिस होगा या नहीं होगा, इसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस मतलब कोर्ट्स के अंदर आती है। नाउ यहाँ पर कोर्ट को सिर्फ ये नहीं इंश्योर करना पड़ता है कि जस्टिस इज डन, बट उनको ये शो भी करना होता है, इट शुड ऑल्सो अपीयर दैट द जस्टिस हैज बीन डन। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है कि व्हाट एक्चुअली इज जस्टिस, राइट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जीत गई तो उनके लिए जस्टिस हो, बट एग्जैक्टली उनके मन में उनको एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली जस्टिस क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करने के लिए ये भी कोर्ट का एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको बहुत बिग डिसीजंस लेने होते हैं ताकि वो फियरलेसली काम कर सके और इम्पार्शली काम कर सके, इसलिए उनका इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ एब्सेंस ऑफ बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो कि आगे जाकर किसी भी कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस अपना डाल सके, ताकि जस्टिस के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना है। एंड फाइनली, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर्स, एनी इंडाइसमेंट्स, किसी भी तरीके का कोई भी लोभ लालच, इस सब की प्रॉब्लम में कभी भी कोर्ट वगैरह नहीं फंसनी चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट जितने भी जुडिशरी है वो सबके सब इंडिपेंडेंट रहे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल टॉक अबाउट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये देख सकते हैं, दिस इज द फोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके अंदर रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे तो डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन आपसे इसके सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछा सकता है, कहाँ पर है, कहाँ पर है आपको पता होगा, इट इज इन गुरुग्राम। नेक्स्ट इज हु ग्रांटेड दिस ऑब्जर्वर स्टेटस, जैसा हमने बात की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली इसको ग्रांट किया है। देन इज व्हाट इज OSOWOG, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये रिसेंटली COP26 के अंदर लॉन्च हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि ISA को स्टार्ट किसने किया है एक्चुअली, ठीक है, और कौन सी ऐसी रिसेंट कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है, प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए हैं। कैन ओनली दोज कंट्री ज्वाइन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सारी की सारी चीज़ आपके लिए प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मेंस की बात करें कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको इसके बारे में सारे के सारे जितने प्रोविजन है सब पता होना चाहिए। एंड सेकंड इज कि हाउ कैन इंडिया एस्पायर टू बिकम अ रीजनल एंड वर्ल्ड by launching projects like International Solar Alliance and One Sun, One World and One Grid। इन सब चीज़ों को लॉन्च करके इंडिया एक रीजनल और वर्ल्ड लीडर की तरह कैसे उभर सकता है। नाउ देखिए, ऑब्जर्वर स्टेटस रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी टू प्रोवाइड फॉर रेगुलर एंड वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बिटवीन द अलायंस एंड द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अलायंस का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो यूनाइटेड नेशन है, दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पे जो एनर्जी ग्रोथ है, एनर्जी डेवलपमेंट है, उसको और बेटर तरीके से इंप्रूव किया जा सके। ऐसी कंट्रीज जहां पर प्रॉपर अभी एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, उन एरियाज में सोलर एनर्जी को बनाकर और सोलर एनर्जी को डेवलप करके वहां पर उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। नाउ ये जो ISA है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इट वाज कंसीव्ड
एज अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है, बाय इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस दोनों ने साथ में मिलकर उसको लॉन्च किया था। इन कहाँ इसको लॉन्च किया था? COP21 के अंदर, जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था। नाउ इसका मेन काम क्या है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, देखिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें रेन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ करना है, और जितने भी फॉसल फ्यूल्स है लाइक कोल एंड ऑल, उन सबको धीरे धीरे फेज आउट करना है। तो अगर हम कोल वगैरह को फेज आउट कर रहे हैं तो हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो वो एक ऑल्टरनेटिव की तरह यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि सोलर एनर्जी का जितने सॉल्यूशन हम सबको प्रोवाइड कर सकें, और जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे हम फेज आउट कर सकें। टोटल इसके 101 कंट्रीज हो चुके हैं, एंड द रिसेंट यानी कि 101st कंट्री कौन किसने ज्वाइन किया है अभी रिसेंट की? यूएसए ने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें, इट इज अ कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज, जो कि या तो फुली या फिर पार्शली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर है। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसी कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर है, सिर्फ वही इसके पार्ट नहीं है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी इसके पार्ट हो सकती है, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। नाउ जो पेरिस डिक्लेरेशन साइन हुआ था 2015 के अंदर, इट स्टैब्लिश्ड आईएसए एज एन अलायंस। उसने एक अलायंस की तरह इसको बनाया था, जो कि काम करेगा एज अ मतलब फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। जितने भी इसके 101 मेंबर कंट्रीज हैं उसके बीच में आपस में इस सोलर एनर्जी को, मतलब एक कंट्री डेवलप करेगी और सेकंड कंट्री को ट्रांसफर करेगी, मतलब जितना एक्स्ट्रा सरप्लस होगा वो सब ऐसी कंट्री को डेवलप किया जाएगा जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं बट वहां पर प्रॉपर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है एंड ऑल। इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव की तरह सोलर एनर्जी काम आ सकता है आगे की फ्यूचर में। अगर आईएसए की बात करें, इट ब्रिंग्स टुगेदर बहुत सारी कंट्रीज को साथ लेकर आता है विद रिच सोलर पोटेंशियल। ऐसी कंट्री देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर हम देखेंगे, दिस इज मान ली इक्वेटर, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है मान लीजिए। तो सन जो है लगातार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रहता है। इसका मतलब है कि सन जो है इस पर्टिकुलर एरिया में कभी भी सेट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल पूरे के पूरे साल हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंट्री जो कि रिच सोलर पोटेंशियल है, वहाँ पर सोलर एनर्जी को डेवलप करके ऐसे कंट्री के पास पहुँचाया जा सकता है इन रिड्यूस प्राइसेस, जहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट वहाँ पर प्रोडक्शन कम है। इसके अलावा इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोलर टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी बन चुकी है उसको भी R&D और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह को इंप्रूव करके ऐसी कंट्री के पास पहुंचाया जा सकता है जो कि इस चीज़ के लिए काफ़ी वेट कर रही है, या फिर जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। नाउ इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड विद इंटरिम सेक्रेटेरिएट। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जैसा हमने रिसेंटली बात किया, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एक न्यू बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस, ठीक है। ये इसी पर्टिकुलर कैंपस के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेन हेडक्वार्टर है वो उसको बनाया गया है। नाउ आईएसए जो है इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, इट इंक्लूड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। आपको ध्यान रखना है अगले 10 साल के अंदर 1000 गीगावाट से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है सोलर एनर्जी की हेल्प से। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एनर्जी को मोबिलाइज करना है, ताकि ऐसे एरियाज में, मतलब जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है बट जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं है, वहां पर $100 बिलियन से ज़्यादा का जो सोलर एनर्जी है उसको मोबिलाइज करना है, ऐसी कंट्रीज तक पहुंचाना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मतलब 1000 गीगावाट्स का एनर्जी प्रोड्यूस करना है, देन उसको मोबिलाइज करके ऐसी कंट्रीज तक पहुंचाना है जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसके अलावा आईएसए ऑल्सो envisions टू इनेबल द फुल इकोसिस्टम फॉर अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी, मास मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को मतलब बनाकर सोलर एनर्जी को प्रमोट करके यहाँ पर रुकना नहीं है, इस चीज़ को लगातार हमें इंक्रीज करते रहना है। हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को ढूंढना है जो कि हम और बेटर तरीके से सोलर एनर्जी को और ज़्यादा इक्विप कर सकें, और कैसे हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ऐसी कंट्रीज तक हम एनर्जी और ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस से पहुँचा सके, राइट, और ज़्यादा पेस के साथ पहुँचा सके। फाइनली जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट हुआ था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया था इस सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए। उसमें से कुछ पॉइंट है जो कि डायरेक्टली आप मेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक चीप एंड इम्प्रूव्ड सोलर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा हमने अभी बात की, जितने भी सोलर रिच कंट्रीज है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में है, जहाँ पर सन कभी भी सेट नहीं होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी पूरे साल मतलब प्रेजेंट होता है। तो उसको यूज़ करके हम एक चीप और इम्प्रूव्ड सोलर एनर्जी की तरफ आगे मतलब अपना स्टेप ले सकते हैं, ताकि हर एक कंट्री तक हम अपना ये सोलर एनर्जी बहुत जल्दी पहुँचा सकें।
इसके अलावा इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इन द कंट्रीज नेशनल एनर्जी मिक्स, हम कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसमें सोलर एनर्जी का जो शेयर है उसको इंक्रीज करना है, बिकॉज ये एक रेन्यूएबल एनर्जी है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग द इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, सोलर के फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको सॉल्व आउट करने के लिए हमें न्यू न्यू इनोवेशन, न्यू R&D वगैरह इन सब की जरूरत है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग कंसेशनल एंड रिस्क फ्री फंडिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स फंडिंग इन सब की जरूरत है जो कि आगे जाकर लॉन्ग टर्म में हमें काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज डेवलपिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड नॉर्म्स टू स्पीड अप एडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस वगैरह हम बना रहे हैं उसको बेटर तरीके से इक्विप करना है और बेटर तरीके से हम लोगों तक पहुंचाना है, इस चीज़ के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज जितने भी बैंकेबल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसको कंसल्टेंसी सपोर्ट के साथ उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग एफर्ट्स टू प्रोपोगेट सोलर रेवोल्यूशन, स्ट्रेस ऑन पार्टनरशिप एंड असमिलेशन, जितने भी पार्टनर्स वगैरह हैं उनको असिमुलेट होकर एक साथ आके अपने अपने मतलब ऐसा हमें देखिए ऐसा नहीं करना है कि जितने भी कंट्रीज है वो सब अपना अपना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सीधा सा मतलब ही ये है कि सारी कंट्री एक साथ आकर सोलर एनर्जी को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने नेटवर्क को क्रिएट करना है ताकि जितने भी लोकल सर्कमस्टांसेस वगैरह हैं उन सब में हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज जितने भी पॉलिसीज वगैरह बनाए जा रहे हैं हमको इस तरीके से बनाना है कि हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ उसको लिंक कर सके और उसके हिसाब से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। एंड फाइनली जो हमारा सेक्रेटेरिएट है गुरुग्राम में उसको इतना स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल बनाना है कि ये लॉन्ग टर्म इस चीज़ को सस्टेन कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आज स्टार्ट हुआ है और 2 साल के बाद 10 साल के बाद बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि लाइफ लॉन्ग चलते रहने वाली है, जनरेशन पर जनरेशन। सोलर एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो हमें इस चीज़ को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम सोलर एनर्जी को एक सही रास्ता दिखा सके, ताकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरह, वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फ्यूल्स की तरह ये आगे जाकर काम करे। आज के सारे टॉपिक्स को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है, इसको हम रिवीजन के लिए हम ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में दे रहे हैं, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल हैज स्टार्टेड अ फंड विद मोर देन $400 million फॉर प्रोजेक्ट्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। Second question is any country cannot extradite any citizen who is not its citizen. Third question is India does not has any extradition treaty in place as of now. Fourth is Section 124A was inserted in 1860 in IPC, that is Indian Penal Code. Next is public order comes under list 2 in 7th schedule of the Indian Constitution. Next question is ISA, that is International Solar Alliance, was conceptualized in Paris Conference in 2015. And the final question is ISA, that is International Solar Alliance, consists of only those countries which lie between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So these are the question of these discussion that we just did. आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द ब्लैक बॉक्स कैन इवन सर्वाइव हार्श टेम्परेचर ऑफ मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, जैसा हमने इसके बारे में कल बात की थी। इट कैन सर्वाइव अप टू 1100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बॉक्स ऑल्सो रिकॉर्ड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन द पायलट्स। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये पायलट्स के बीच का जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको भी ये कैप्चर करता है और उसको भी स्टोर करता है। Next is that the bird flu is a zoonotic disease that can spread in humans. Yes, this is totally right statement. But the next statement is that the bird flu has a low mortality rate, so it is not a reason of alarm among humans. This is a wrong statement because आपको याद होगा उसकी mortality rate बहुत ज़्यादा है. It is more than 60%, right? इसकी mortality rate यानी कि हर 100% हर 100% में से 60 लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब इसमें जिसकी डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट तेलंगाना हैज एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में बात की। कर्नाटका इज द स्टेट जो कि अभी टॉप कर रहा है वैक्सीनेशन के लिस्ट में। Next is number of cyclones reporting extremely heavy cyclone events have decreased in the recent years due to proper mitigation plans. जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, जैसा हमने कल बात की थी, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। And final question was that Democracy Summit has been hosted in 2021 by US President and Indian PM to strengthen democracies worldwide. जी नहीं, it has been hosted only by the US President and not by Indian PM. Indian PM is just a member of this Summit for Democracy. It is not a host. I hope आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा. If you like the video, please do like, share and subscribe. And thank you so much for listening.